नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा में सियासत उफान पर है। कांग्रेस फिर एक बार मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है। अब तक बड़ौदा उपचुनाव में कपूर नरवाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, जिनके आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने से सारे समीकरण बदल गए थे। आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। दरअसल आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद कपूर सिंह नरवाल ने अपना नामांकन आज वापस लिया। नरवाल अब कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज के पक्ष में वोट मांगेंगे। ये साल प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र में बंदूक से तलवार से सरकारें नहीं बनती हैं, वोट की पेटी से बनती है। और 6 साल का आपने देख लिया, क्या कहा, कोई कुछ भाषण वो दे रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। एक मंत्री आया, वो कह रहा है कि भाई देखो जो स्टेयरिंग जो है स्टेयरिंग वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आया था, लेकिन वो स्टेयरिंग किसी और को चला जाएगा। ऐसा सुना था ना तुमने ये? तो एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस स्टेयरिंग पे बैठता उसको कोई छुड़वा नहीं। भाई कर्जा लिए जाओ और घी पिए जाओ मरण के बाद, कोई ने पूछा है। ये तो उस नीति पे चल रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? खैर ये लंबी कहानी नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है बड़ौदा का बहुत महत्वपूर्ण, ये हरियाणा की राजनीति की दिशा का दशा बदलेगा। और ये ऐसा नहीं, इतिहास गवाह है। प्रहलाद गुड्डू को पता है, बैठा है, आज से 30 साल पहले महम में भी हुआ था ऐसा ही, और अकेली महम ने हरियाणा की दशा बदल दी थी। बड़ौदा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी सियासी दलों ने अपने उम्मीदवारों को दंगल में उतार दिया है। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार दंगल का यह खिलाड़ी सियासी बिसात पर भी कमल खिलाएगा। योगेश्वर दत्त ने अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर अपनी जीत का दावा भी ठोक दिया। हरियाणा की सियासत में बड़ौदा उपचुनाव ने हलचलें तेज कर दी है। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। विकास के वादे पर वोट मांगे जा रहे हैं। सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी दलों ने अपनी चाल चल दी है, अपने धुरंधर मैदान में उतार दिए। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में होने जा रहे बड़ौदा उपचुनाव सभी दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। बेशक अभी प्रदेश में भविष्य में कोई बड़ा चुनाव नहीं होना है, लेकिन फिर भी इस चुनाव के बड़े मायने। सत्ताधारी भाजपा जजपा गठबंधन के साथ कांग्रेस इनेलो सभी के लिए ये चुनाव बड़ा इम्तिहान है। बीजेपी ने इस रण को जीतने के लिए पूर्व ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त पर विश्वास जताया। योगेश्वर दत्त ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते वक्त अपनी जीत का दावा किया और इसी के साथ औपचारिक तौर पर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इस मौके पर बीजेपी नेता और पहलवान बबीता फोगाट ने कहा कि सभी खिलाड़ी योगेश्वर दत्त के साथ खड़े हैं। इस बार यहां से पूरी ताकत लगाकर जीत कर ही रहेंगे। देखिए, राजनीति में मैं किसी के साथ मुकाबला नहीं मानता, वरना मेरा इसमें कोई प्रतिद्वंदी है। मैं बस यहाँ पे लोगों की सेवा करने आया, समाज सेवा करने आया हूँ। मेरा एक वो ही है कि यहाँ हल्के का विकास हो। योगेश्वर दत्त जी को हम सपोर्ट करने के लिए और उनको एक हिम्मत देने के लिए कि हम सब खिलाड़ी आपके साथ खड़े हैं, आप बेझिझक होकर लड़िए और बेझिझक होकर आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। बीजेपी जजपा के साझे उम्मीदवार योगेश्वर दत्त विकास के दावे के साथ वोट मांग रहे हैं और विधानसभा का विकास न होने के लिए पूर्व की हुड्डा सरकार को दोष देते हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल और इनेलो के जोगिंदर सिंह मलिक भी विकास के वादे पर वोट की अपील कर रहे हैं। ये सीट कांग्रेस या इनेलो के पास रही है, लेकिन अब प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। देखना होगा कि बड़ौदा का बाजीगर कौन साबित होगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।
तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा में सियासी बिसात बिछ चुकी है। जी हां, कांग्रेस फिर एक बार मजबूती के साथ खड़ी दिखती है। और बता दें आपको कि इन उपचुनावों को लेकर हर किसी की निगाहें यहां पर जरूर रहने वाली है। बड़ौदा उपचुनाव में कपूर नरवाल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, जिनके आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने से सारे समीकरण बदल गए थे। आज उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। दरअसल आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद कपूर सिंह नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यहां नरवाल अब कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज के पक्ष में वोट मांगेंगे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के साथ साथ विपक्ष के साथ साथ उन तमाम लोगों को घेरा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर बता रहे हैं, और यह तक कह दिया कि कमजोर बताने वाले गलती कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कपूर सिंह नरवाल ने नामांकन वापस ले लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। संवाददाता अंकित दुधानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, हर किसी की निगाहें बड़ौदा उपचुनाव पर है और हर कोई अब अपने कैंडिडेट्स बता चुका है। कुल मिलाकर अब चुनाव प्रचार की बारी है और उसी में सब जुटे हुए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस यहां से मजबूती की तरफ बढ़ती दिखती है क्योंकि हुड्डा खुद मैदान में कूदे। बिल्कुल राज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी का कैंडिडेट आ चुका है, कांग्रेस का कैंडिडेट आ चुका है, इनेलो का कैंडिडेट आ चुका है। लेकिन अगर बात की जाए कपूर नरवाल की, तो कपूर नरवाल ने अब मैदान छोड़ दिया है और वो कांग्रेस के पक्ष में छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत है और मजबूत स्थिति के अंदर दिख रही है। अब देखना यह होगा कि आज से जब चुनाव प्रचार विधिवत रूप से अब शुरू हो रहा है और 3 तारीख को जब वोटिंग होगी, तो अब कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस क्योंकि अपना पक्ष रख पाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, इस सीट को। इसीलिए आज कपूर नरवाल को शामिल करवाने के लिए पार्टी के अंदर और उनका नामांकन वापस करवाने के लिए दोनों के दोनों खुद उनके घर पहुंचे, कांग्रेस के एमएलए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं यह दिखा कि मजबूती अब कांग्रेस दिखाना चाहती है। हालांकि जो इंदुराज जो खड़े हुए हैं, भालू जिनका नाम है और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने साफ कहा कि वो केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं। वो कांग्रेस को नहीं जानते, वो किसी और को नहीं जानते। तो शैलजा के नाम के ऊपर जब उनसे बात की जाती है तो वो शैलजा के लिए भी नकार देते हैं, लेकिन वो सीधा सीधा यही कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के वो सिपाही हैं और वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन कपूर नरवाल के आ जाने के बाद कहीं ना कहीं मजबूती दिख रही है। लेकिन कपूर नरवाल के कांग्रेस के साथ चले जाने के बाद अब बीजेपी के लिए कितना मुश्किल ये, क्योंकि बड़ौदा सीट हम जानते हैं कि इनेलो और कांग्रेस के पक्ष में जाती रही है। ऐसे में अब बीजेपी जो सत्तासीन है उनके लिए ये उपचुनाव कितना हम कहें मुश्किल यहां से होने वाला है, जब कांग्रेस के तमाम सिपाही एक साथ अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल जरूर है, लेकिन बीजेपी लगातार कहती रही है कि ये चुनाव उनके लिए मौका है और मौका हाथ से चला भी जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की थी और अगर कांग्रेस जीतती है तो बीजेपी के नेता यही कहते हुए नजर आएंगे कि कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को वापस चली गई। अगर बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं उनसे छीनी जाएगी ये सीट, तो वो उनके पास एक्सक्यूज भी है और अभी से वो कहने लग गए हैं कि ये जो कांग्रेस की सीट थी, अगर कांग्रेस के पास जाती है तो कोई बात नहीं है कि कांग्रेस की सीट थी और लंबे समय से कांग्रेस के पास थी, बीजेपी की तो कभी रही ही नहीं। और पहले जो एक्सपायर हुए हैं स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा, वो भी कांग्रेस से एमएलए थे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जोर पूरा लगा रखा है, पूरी की पूरी सरकार उतरी हुई है, जो मंत्री कहें या संगठन के लोग कहें, खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब लोग मैदान के अंदर उतार रखे हैं। और प्रतिष्ठा का प्रश्न जरूर है, सरकार के लिए उपचुनाव हो और सरकार जिसकी हो उसके लिए उपचुनाव एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है। और प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो वो गढ़ है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, और अगर इस समय में सरकार हारती है तो कहीं ना कहीं किरकिरी जरूर होने वाली है। जी बेहद शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए, और बड़ौदा उपचुनाव पर तमाम अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे आपके पास, अपडेट्स बताते रहेंगे और क्या कुछ नई चीजें वहां पर देखने को मिल रही है उसकी तरफ भी रुख जरूर करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का अनोखा कारनामा देखने को मिला, जब रिजल्ट आने के 1 महीने बाद 10वीं कक्षा के 25 बच्चों को फेल कर दिया गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर गुस्सा परिजनों का और अजीबोगरीब फैसला बोर्ड का।
कभी पास तो कभी फेल। 10वीं के 25 छात्रों के साथ कुछ ऐसा ही खेल हुआ। पास फेल का यह तमाशा हिसार के गांव दौलतपुर के राजकीय उच्च विद्यालय में सामने आया। यहां 25 छात्र छात्राओं को पहले तो पास कर दिया गया और फिर 1 महीने बाद उन्हें फेल घोषित कर दिया गया, जिससे विद्यार्थियों और परिजनों में भारी रोष है। हमारा पहला रिजल्ट पास का था, फेल कर रहा है। यही है कि आप फेल हो गए। दो मेरी ये है। कौन से सब्जेक्ट में? सामाजिक और मैथ। पहले आपके सभी अंक पास थे सभी में? यस। गुस्साए परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल दौलतपुर के राजकीय उच्च विद्यालय में मार्च 2020 में परीक्षा देने के लिए कुल 59 छात्र छात्राएं बैठे, जिसमें से अब 25 पास छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया। मेरा पोता पढ़े है स्कूल में, तो पहली तो इनका भाई 1 री दे दी, फिर उन नाम लिखा लिया, वर्दी लिया, फीस भर दी, आगे 11वीं की पढ़ाई भी चालू कर रखी है, तो इसका खर्चा इतना लग गया हमारे पर। पाछा दोबारा इनने दो में फेल कर दिए सरकार ने। काबिले गौर है कि पहले जून 2020 में रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें स्कूल के सभी छात्र पास थे, लेकिन 16 अक्टूबर को दोबारा से स्कूल का नतीजा बताया गया, जिसमें 25 छात्र छात्राओं के भविष्य पर तलवार लटक गई। दोबारा घोषित रिजल्ट में 10 छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया, 10 के नंबर कम किए गए। पहले जिनकी कंपार्टमेंट थी उन्हें भी फेल कर दिया गया। संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हांसी। और अब खबर भिवानी से है। अवैध वाहन चालकों की जानलेवा लापरवाही सामने आई। चंद रुपयों के लिए जान मुश्किल में डाल दी गई। जी हां, मुश्किल में ये लोग जान डाल रहे हैं और चालान से बचने के लिए जान हथेली पर रखकर कैसे दौड़ते हैं, ये भी आप यहां पर देख पाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो है जो वायरल भी हो रहा है। फुटपाथ पर चढ़ाकर वाहन भगाता नजर आ रहा ये चालक। तस्वीरें आप देख लीजिए और इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि कैसे कंपटीशन मानो ये चल रहा है और फुटपाथ पर चलने से भी ये जनाब गुरेज नहीं कर रहे। आप देख पाएंगे कि जान हथेली पर रखकर कैसे ये शख्स फुटपाथ पर चढ़ता है और उसके बाद की ये तस्वीरें जब लोगों ने इन्हें रोका, ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हुई कि गाड़ी है और साथ में तेज रफ्तार के साथ कुछ अलग करने का जुनून, फितूर और फितूर ऐसा कि लोगों की जान की भी कोई परवाह नहीं। एक शख्स को आप देख पाएंगे जो सड़क के ठीक बीचों बीच था और इन 2 गाड़ियों के बीच में बाल वो बचा। तो ऐसी तस्वीरें 2 मिनट का लुत्फ आपको जरूर दे सकती है, लेकिन किसी की जान के लिए और आपकी अपनी जान के लिए भी वो भारी पड़ सकती है। देखिए, ये जो इलीगल व्हीकल है विदाउट परमिट का है, इसमें कम से कम है ना 4000 रुपये का जुर्माना होना था और 4000 रुपये जुर्माना के एवज में उसने इतने पैसेंजर का रिस्क उठाया, जान खतरे में डाली है। और हमारा जो इंस्पेक्टर है वो घायल हुआ है, जिसकी नाक की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर आया है। पहले उन्होंने उसको फर्स्ट एड भिवानी जनरल हॉस्पिटल में दिलवा के और उन्होंने जीएच वालों ने उसको पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया है। खबर महेंद्रगढ़ से। दादरी स्टेट हाईवे पर फ्लाईओवर पर एक कार में अचानक आग लग गई। जी हां, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जब आग पर काबू पाया तब तक काफी देर हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, जो तस्वीरें महेंद्रगढ़ दादरी स्टेट हाईवे फ्लाईओवर की है, जहां पर एक कार में अचानक आग लगती है। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है, लेकिन बुलाते बुलाते काफी देर हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह कि जब ये आग लगी उसके तुरंत बाद जो कार सवार थे वो उससे बाहर निकल गए। आप देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटें और धुएं का गुब्बार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और आसपास बहुत से लोग भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये गाड़ी जहां पर अचानक इसमें आग लगती है और जो लोग इसमें थे कार सवार वो इससे उतर जाते हैं, जिस कारण आप कह सकते हैं एक अच्छी बात कि जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कार धू धू कर जलती रही।
खबर हिमाचल से। हिमाचल हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुका है। यह हम नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल का दावा है। लोगों में डेवलप हो रही है एंटीबॉडीज। नए केस आने की बजाय रिकवरी रेट बढ़ा है और राजीव सैजल ये दावा कर रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हिमाचल में हो रही है और लोग यहां पर रिकवर ज्यादा कर रहे हैं और लोगों को कोरोना पॉजिटिव ज्यादा नहीं पाया जा रहा, बल्कि जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से रिकवर होने की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल का यह दावा है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हिमाचल प्रदेश बढ़ता हुआ। के साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल। उनसे बातचीत करेंगे। सैजल साहब, जिस तरह से कोरोना का एक दौर चला हुआ है और इस दौरान जो कुछ खरीदें हुई हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आरोप लगाया कि जो पल्स ऑक्सीमीटर हैं और जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है, मैनफोल्ड है, उससे जुड़ी जो खरीद हुई है वो महंगे दामों पर हुई है। पड़ोसी राज्य पंजाब में वो सस्ते दामों पर खरीद की गई थी। क्या कहना चाहेंगे उनके इस आरोप पर? देखिए, ये जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो फिर निम्नता की सब सीमाएं जो हैं ये पार्टी जो है वो लांघ जाती है। पहले वेंटिलेटर घोटाले को लेकर के जो है उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया वेंटिलेटर घोटाला हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जब तथ्य सामने आए और तब फिर उनको जो है वो फिर छुपने के लिए स्थान कहीं नहीं मिला। आज वो उसकी चर्चा कहीं नहीं करते। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार के पास विभिन्न खरीद इस काल में जो हुई है उसको लेकर के छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। 7 अस्पतालों में मैनीफोल्ड सिलेंडर सहित जो है वो स्थापित किया गया है, वो भी इसी खरीद का हिस्सा है। ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। सर, सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब जो है उसने भी खरीद की है इनकी, तो वहाँ सस्ते दामों पर हुई है। हिमाचल जो कि पड़ोसी राज्य ही है तो यहाँ महंगे दामों पर हो गई। तो क्या वजह इसके पीछे की रही ऐसी? पंजाब ने ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है सितंबर में खरीदे हैं और वो मॉडल भी मैंने देखा है, ये कोई चाइनीज़ मेक है। और आज हिमाचल प्रदेश सरकार भी वो कह रहे हैं 500 कुछ का पंजाब सरकार ने खरीदा है, लेकिन 300 साढ़े 300 में आज हिमाचल प्रदेश सरकार भी खरीद रही है, जबकि अब प्रचुर मात्रा में जो है ये पल्स ऑक्सीमीटर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। तो ये तो कोई विषय ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। सर, नंबर ऑफ जो कन्फर्म्ड केसेज हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा हैं। ऐसे ही अगर हम J&K को देखें, हम पंजाब को देखें, अगर हम उत्तराखंड को देखें, तो ये सारे राज्य जो हैं यहाँ पर स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा बदतर है और हिमाचल प्रदेश जो है बहुत सुखद स्थिति में है और इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के निर्णयों को लेकर के जाता है। न्यूज़ 18 के लिए कैमरा रोशन शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। कोरोना काल में रामलीला हमें बहुत कुछ सिखाती है। जी हां, चंडीगढ़ की सड़कों पर भी राम, लक्ष्मण और रावण का किरदार निभाने वाले लोग मास्क लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लकड़ी की साइकिल से ये सफर कर रहे हैं। राम, लक्ष्मण और रावण का ये रूप देखकर लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील शर्मा, रावण की बाबा। रामलीला शुरू हो चुकी है, लेकिन इस समय हालात ऐसे हैं कोविड के चलते कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, कई ऐसे प्रोटोकॉल SOP बनाए गए हैं जिसको लेकर रामलीला की लगातार कमेटी जो इनकी कमेटी है उनकी मीटिंग हुई है। हमारे साथ रावण, लक्ष्मण, राम हमारे साथ हैं जो मास्क पहन के, क्योंकि इस बार सिचुएशन कुछ अलग है, उसको लेके मास्क पहनकर लोगों को भी जागरूक करते नजर आ रहे हैं और लोगों को संदेश देते हैं। लकड़ी की साइकिल पर ये जाएंगे और लोगों को एक संदेश देंगे कि इस समय जो हालात हैं, इस समय जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है उसको लेकर किस तरह से अपना ध्यान रखें। रावण जी, सबसे पहले तो इस समय जो हालात हैं, डायलॉग सुनेंगे, आप तो बड़े पुराने। ठीक है, मैं श्री रामलीला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की रामलीला से चंडीगढ़ में पूरे ट्राई सिटी में रावण का बेस्ट रावण इन ट्राई सिटी का अवार्ड जीतने वाला सुनील शर्मा। हमारा लोगों से यही मैसेज है, जो लोग रामलीला देखने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन हमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे दी है, तो हम उनका पालन करेंगे जो उन्होंने हमें बताया कि जैसे सोशल डिस्टेंस रखना और सैनिटाइज़र करना और मास्क, ये हमने मास्क इसीलिए बांधे हैं ताकि लोग भी हमें देख के मास्क बांधें। और जो भी लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। रावण महाराज ने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज ये कोरोना की बीमारी के कारण रावण महाराज भी हाथ जोड़ रहे हैं और आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप हमारी रामलीला देखने आओ, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करो और मास्क लगा के रखो और बाहर टेबल पे जो सैनिटाइज
करने के लिए बोला गया, वो सैनिटाइज करो। यही हमारा एक मैसेज है। हमारे साथ राम जी हैं। राम जी से ही बात करें। राम जी, इस टाइम में सिचुएशन ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपने भी मास्क लगाया जी। आजकल की सिचुएशन को देखते हुए हमें राम का किरदार निभाने के लिए भी आपको संदेश देना पड़ रहा है कि ये मास्क कितना ज़रूरी है। राम का किरदार अगर मैं निभा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। ये मास्क लगाकर मैं आपको संदेश देने के लिए आया हूँ कि रामलीला के लिए जो परमिशन मिली है उसके बीच में SOPs का पालन करने के लिए हमें ये मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हम स्टेज पर ये मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कर रहे हैं। आपको दिखाने के लिए स्वरूप ये मास्क वहाँ पर हम ज़रूर उतारेंगे, लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मास्क नहीं उतारना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मण जी, सोनू सेठी जी, आप भी सोशल वर्क करते रहते हैं, आप लक्ष्मण की राह में क्या मैसेज देंगे? मैं ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਆਪਣਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, सैनिटाइज का इस्तेमाल करो। ये जो महामारी है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, वैक्सीनेशन नहीं है, तो अपना ध्यान खुद रखें। सबसे बड़ी बात ये है कि अपना ध्यान जो है वो खुद रखें, जिसको लेकर अब ये मैसेज जो है लोगों के लिए एक मैसेज है, रावण का भी, राम का भी, लक्ष्मण का भी, कि कोविड के टाइम में एक छोटा सा डायलॉग भी रावण जी बोलेंगे थोड़ा शॉर्ट में। काला लिबास, क्योंकि रावण के काले बस्तर होते हैं, काला लिबास काली जुबां, मैं अंधेरे का प्रतीक ही सही, तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक सही, जय शंकर। बिल्कुल साफ तौर पर एक मैसेज जो है रामलीला का, ये साइकिलों पर अब निकले हैं, रावण, राम, लक्ष्मण लकड़ियों की साइकिल पर निकले हैं, और तस्वीरें देख सकते हैं कि चंडीगढ़ की सड़कों पर राम, लक्ष्मण और रावण जो हैं वो निकलकर लोगों को एक मैसेज देते जरूर नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित। जी हां, विशेष सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कृषि कानून के खिलाफ पेश किए जाएंगे बिल। कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी हंगामा होता रहा। सदन के अंदर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के विधायक, सदन के बाद सड़क पर संग्राम, पुलिस से भिड़े अकाली विधायक। जी हां, एक तरफ ड्राफ्ट क्या रहने वाला है, रूपरेखा क्या होगी, इसे लेकर सरकार को घेरते रहे आम आदमी पार्टी और अकाली दल, और अब इस पर जरूर निगाहें होंगी कि क्या ड्राफ्ट इससे पहले आएगा और उस ड्राफ्ट में क्या चीजें होंगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब सदन की तरफ अकाली दल बढ़ा तो वो पूरे लाओ लश्कर के साथ अपने ट्रैक्टर पर आए। जी हां, जो अकाली दल के विधायक थे वो ट्रैक्टर पर विधानसभा के लिए पहुंचे, हालांकि उन्हें आगे कुछ देर के लिए रोका भी गया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विधायक ट्रैक्टर पर आते हुए सदन में दिखाई दिए, जिसके बाद सदन के अंदर वो पहुंचे, और सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर से ही फेसबुक लाइव तक किया। अमन अरोड़ा की अगुवाई में फेसबुक लाइव हुआ, और उस दौरान सरकार पर कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक दिखाई दिए। पंजाब की विधानसभा च ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਦਿਓਗੇ, ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਔਰ APMC ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, 40 ਸਾਲ UPA ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ 95-96 'ਚ WTO ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ,
17 ਔਰ 19 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 7 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ।